हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा आपसे पहला सवाल है कि नेगेव डेजर्ट कहाँ पर है और जो युद्ध अभी हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, इसकी क्या वजह है और कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं इस हफ्ते में जो न्यूज़ में रही, इन सब को कवर करेंगे इस वीडियो में। स्वागत है आपका पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहले इस मैप में मुझे बताइए कि अभी जो मुद्दा सबसे बड़ा है वो है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। ये क्यों हो रहा है, ये समझने से पहले ये कहाँ हो रहा है ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरा रीजन है, जो वेस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं, सारी ये जंग चल रही है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? तो एक कल्चरल और एक पॉलिटिकल और एक रिलीजियस आर्ग्यूमेंट भी है। रिलीजियस आर्ग्यूमेंट क्या है? तो याद रखिए, हम अक्सर जानते हैं कि यहाँ पर ईरान और इजराइल के विवाद में कि एक विवाद यह है कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, इजराइल एक ज्यूइश कंट्री है, यानी एक यहूदी कंट्री है। लेकिन इसके अलावा और एक डिटेल बात यह है कि ईरान हमेशा शिया लीडर की तरह अपने आप को देखती है। इस्लाम में दो सेक्ट होते हैं, सुन्नी और शिया। ईरान अपने आप को शिया सेक्ट का लीडर देखती है और जहां भी शिया पॉपुलेशन है उनको सपोर्ट करती है। और अगर कहीं शिया पॉपुलेशन है और वहां गवर्नमेंट किसी सुन्नी लीडर की है तो उसके खिलाफ मिलिशियाज यानी मिलिट्री खड़ी करके उसके खिलाफ जंग अगर कोई कर रहा होता तो ईरान उसको सीधा सीधा सपोर्ट करता है। इसीलिए ईरान के दुनिया भर में बहुत सारे प्रॉक्सी मिलिशियाज हैं, यानी ऐसी मिलिशियाज, ऐसे ग्रुप्स जिनको इनडायरेक्टली ईरान सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि या तो वहाँ शिया मुस्लिम पॉपुलेशन है जिसके ऊपर या तो सुन्नी मुस्लिम रूल कर रहे हैं या जो कोई और लीडरशिप रूल कर रही है। तो शिया मुस्लिम्स को सपोर्ट करने के लिए हमेशा ईरान खड़ा रहता है दुनिया के किसी भी कोने में। इसलिए आपको दिखेगा कई जगह ईरान अपनी मिलिशियाज के थ्रू या फंडिंग करेगा या अपनी आर्मी, अपनी खुफिया तंत्र के थ्रू उनकी मदद करता है। ये एक बेसिक बैकग्राउंड है जो समझना ज़रूरी है। और ठीक इसका उल्टा दूसरा काम करता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम्स की बात करता है, सुन्नी मुस्लिम्स के हक की बात करता है, और ईरान शिया मुस्लिम्स की बात करता है। तो ईरान अपने आप को लीडर समझता है शिया मुस्लिम्स का भी और इन जनरल मुस्लिम्स का भी। तो ये बेसिक बैकग्राउंड याद रखिए, इससे आपको काफ़ी चीज़ें आसानी से समझ आएंगी आगे। तो चलिए अब डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला मेरा आपसे एक सवाल है, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था, इसमें क्या सही है? दो ऑप्शंस हैं आपके पास। इट वाज लॉन्च्ड इन 1949 टू कैप्चर सियाचिन। इट प्रीएम्प्टेड पाकिस्तान्स इम्पेंडिंग ऑपरेशन अबदील। कितने सही ऑप्शन है इसमें से? इसमें से केवल एक ऑप्शन सही है, आपको मुझे बताना है एक ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है। तो ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था? पहली बात तो 1949 में तो बिल्कुल नहीं हुआ था। ये किस लिए हुआ था? तो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी अपना ऑपरेशन अबदिल करने वाली, जिसके तहत वो जाकर उसके ऊपर कब्जा कर लेती। इससे पहले इंडियन आर्मी ने अपना ऑपरेशन मेघदूत किया और इस हाइट्स को जाके कैप्चर कर लिया। तो ये वो जगह है जहां सियाचिन ग्लेशियर, और इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन मेघदूत। और किसके बदले में? पाकिस्तान के ऑपरेशन अबदिल के बदले में। अब इसके 40 साल पूरे हो गए हैं। अब आप सोचिए 2024 में किसी ऑपरेशन के 40 साल पूरे हुए तो 1949 में तो स्टार्ट हुआ ही नहीं होगा। कब स्टार्ट हुआ होगा ये? क्या 1984 में स्टार्ट हुआ होगा? तो बिल्कुल 1984 में असल में ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट किया गया था। तो कहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है? यहाँ पर है। अभी ये भारत के कब्जे में है। इसके ऊपर जो इलाका है इसे कहते हैं शक्सगम वैली। ये वैली असल में पाकिस्तान के कंट्रोल में थी, जो इन्होंने बाद में 1962 वॉर जब इंडिया चाइना के बीच में हुई, उसके बाद पाकिस्तान ने ये चाइना को गिफ्ट कर दी। तो इसके ऊपर आज चाइना का कब्जा है। यह है पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है। यह है अक्साई चिन, जिसके ऊपर चाइना का कब्जा है, और ये पूरा इलाका अभी तक हमारे कंट्रोल में। अब यहाँ पर दो नाम आपको पता होंगे, एक तो सियाचिन ग्लेशियर और दूसरा है NJ9842। क्या है NJ9842? NJ9842 इस लोकेशन को कहते हैं जहाँ से आपकी बाउंड्री खींची हुई है। यहाँ तक पाकिस्तान के साथ हमारा LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। चाइना के साथ LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और बीच का ये हिस्सा है NJ9842। ये वो पॉइंट है जहाँ से हमने बाउंड्री खींची है सैल्ट्रो रिज के ऊपर, जो कि आपके सियाचिन ग्लेशियर के पास पड़ता है। तो ये पूरी कहानी है। क्या ऑपरेशन का नाम था? पाकिस्तान का ऑपरेशन कौन सा था? कब ये हुआ ऑपरेशन मेघदूत? और क्यों इंडिया के लिए रेलेवेंट था? क्योंकि देखिए, यहाँ कंट्रोल करने के बाद आपको इस पूरे इलाके के ऊपर नज़र रखने का बड़ा अच्छा एक लोकेशन मिल जाता है। स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन रही है और इसके ऊपर अभी तक विवाद बना हुआ है। तो किस जगह की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर की। अब इन ग्लेशियर से बाहर निकलते हैं और पहुँचते हैं वेस्ट एशिया, जिसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, ईरान इजराइल युद्ध के बीच में। अब ये हुआ क्यों और कैसे स्टार्ट हुआ, पहले ये समझिए। देखिए, ईरान इजराइल में हमेशा युद्ध होते रहते हैं, समस्याएं रहती हैं। तो मुख्य लड़ाई की जड़ जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? अभी रिसेंट जो हुई है। तो ईरान इजराइल में विवाद तो रहता ही है, लेकिन इजराइल के संबंध धीरे धीरे सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे हो रहे थे। अगर आपको याद होगा
G20 के दौरान भारत की अध्यक्षता में ही इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बना था, जिसके अंदर यूएई भी था, इजराइल भी था, इंडिया भी था। तो ये दिख रहा था कि इजराइल और सऊदी अरबिया करीब आ रहे थे। उसके कुछ समय बाद ही हमास ने हमले कर दिए इजराइल के अंदर। हमास के हमले के बाद लगातार उसके ऊपर डायरेक्ट रिटेलिएट किया इजराइल ने, और बहुत नुकसान वहाँ पर जनता को हुआ, लोगों को हुआ और हमास को भी हुआ। लेकिन अभी तक वो जंग चल ही रही है। जब वो जंग चल रही थी हमास और ईरान के बीच में, तब एक और ग्रुप कूदा इसमें, उसका नाम था हाउती रिबल्स। हाउती रिबल्स ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया हमास को और कहा हम इसका सपोर्ट करेंगे। और एक और ग्रुप हुआ था हिजबुल्लाह, उसने भी हमास को डायरेक्टली सपोर्ट करना स्टार्ट किया डिस्पाइट ऑफ उनके अटैक, जहां वो अगवा करके लोगों को इजराइल से घसीट के लेके आ गए थे गाजा में। तो ये जो विवाद है, असल में क्यों हिजबुल्लाह और हौतीज ने सपोर्ट किया हमास को, क्या संबंध है इनका? तो असल में हिजबुल्लाह और हौती दो ग्रुप्स हैं जिनको सपोर्ट करता है कौन? तो ईरान। अब देखिए मैप से, या देखिए यहाँ पर सीरिया है। सीरिया में जिस व्यक्ति का कंट्रोल है उसका नाम है असद। असद एक शिया है और इसका मतलब इनको कौन सपोर्ट करेगा? ईरान। इराक में बहुत सारी शिया पॉपुलेशन है, इसलिए यहाँ भी ईरान अपने मिलिशियाज के थ्रू कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है और ईरान का कंट्रोल ईरान पर तो है ही। तो ये तीन देश ऐसे हैं जहाँ की जो हुकूमत है, जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का, वो ईरान के सपोर्टिव है। अब बात है लेबनान की। यहाँ पर शिया, सुन्नी, क्रिश्चियन सभी वर्ग के लोग रहते हैं, इसलिए मिक्स पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर शिया मुस्लिम की रूलरशिप नहीं है। तो यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए ग्रुप खड़ा कर रखा है ईरान ने, उसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन है जो लड़ती है लेबनान में। अब देखिए लेबनान ठीक में हिजबुल्लाह इस रीजन के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, जो रीजन ठीक इजराइल के ऊपर है। तो यहाँ बैठा है हिजबुल्लाह। यहाँ नीचे जो आपका यमन है, यहाँ पर इस हिस्से पे कब्जा करके बैठा हुआ है हाउती रिबल्स। ये भी असल में शिया मिलिटेंट ग्रुप है जो लड़ रहे हैं अपनी रूलरशिप के खिलाफ, जिसको सपोर्ट कौन करेगा? यहाँ पर ईरान हौतीज को सपोर्ट कर रहा है और जो यमन में जिसका गवर्नमेंट कंट्रोल है उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए आप देखो, तो जैसे ही हमला हुआ हमास और इजराइल के बीच में, तो नीचे ऊपर से हिजबुल्लाह ने सपोर्ट किया था, नीचे यमन ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। यानी यहाँ से भी अटैक हो रहे थे और यहाँ ऊपर भी अटैक हो रहे थे हिजबुल्लाह से, यहाँ से भी, लेबनान से भी इजराइल के ऊपर। तो इसीलिए हो रहा था क्योंकि ईरान का सपोर्ट प्राप्त था। अब ये कहानी हमें समझ आ गई कि भाई ईरान का सपोर्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि शिया मिलिशिया पावर्स हैं। अब हुआ क्या? अब रिसेंट बात ये हुई कि इजराइल ने कहा कि भाई बहुत हमले हो रहे हैं, हम नहीं सुनते। इजराइल ने अपने इलाके से बॉम्बिंग स्टार्ट की एयरफील्ड्स के ऊपर। उन्होंने लेबनान के ऊपर भी एयर फायरिंग की और सीरिया की राजधानी दमिश्कस के ऊपर भी फायरिंग की, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि सीरिया में ईरानियन लीडर्स आ रहे हैं और वहाँ के मिलिशिया को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो उस फायरिंग में उनकी IRGC, ईरान के एक रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स क्रॉप्स हैं, यानी जो उनका बाहर का युद्ध वगैरह कुछ है तो वो देखती है, उसके एक मिलिट्री लीडर की मौत हुई। और उस मौत के बाद मतलब वहाँ 6-7 लोग मारे गए थे। अटैक जब दमिश्कस जो सीरिया की राजधानी है वहाँ किया था इजराइल ने, तो वहाँ कई लोगों की जाने गई, जिसमें ईरान के कई मिलिट्री लीडर्स मारे गए। और इस बात के बाद ईरान ने कहा हम बदला ज़रूर लेंगे, और उन्होंने लगभग 300 से भी ज़्यादा अटैक किए हैं अभी इजराइल के ऊपर, मोर देन 300 अटैक्स। अब ये अटैक प्राइमरली किया कहाँ गया? क्या इजराइल के शहर पे किया गया? तो नहीं, ये अटैक किया गया मुख्य रूप से नेवेटिम एयरबेस पर। नेवेटिम एयरबेस कहाँ पर लोकेटेड है पहले जानिए। नेवेटिम एयरबेस यहाँ एक डेजर्ट है, नेगेव डेजर्ट है जो इजराइल में स्थित है। नेगेव डेजर्ट, यहाँ पर इनका एक एयरबेस है जिसका नाम है नेवेटिम एयरबेस। और इस एयरबेस के ऊपर अभी 300 से ज़्यादा अटैक्स हुए, जिसके अंदर ड्रोन अटैक्स, बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक किया गया। तो ये अटैक जब इनके ऊपर हुआ तो ये युद्ध का स्तर बदला। अब पहली बात, इजराइल के ऊपर ये अटैक क्यों हुआ? क्योंकि ईरान का कहना है कि इजराइल ने सीरिया में, जो उनकी राजधानी है दमिश्कस, वहाँ पर इजराइल ने हवाई हमले करके उनके कुछ आर्मी ऑफिशियल्स को मार दिया, और इसके बदले में वो अब हमला कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो हमला सिर्फ ईरान में नहीं करेंगे, इजराइल में नहीं करेंगे, उसके आसपास जहाँ भी उनके बेसिस है वहाँ पर हमले करेंगे। तो इसमें तो बहुत सारे मिसाइल फायर हुए, और इसी बात को ध्यान में देखते हुए कई देशों ने इसको इंटरसेप्ट करना शुरू किया। जैसे जॉर्डन, हालांकि ये भी मुस्लिम कंट्री है इजराइल के साथ में, इन्होंने भी बाहर से कोई अटैक आ रहा था, उसको कहा कि भाई ये मिसाइल हमारे इलाके में घुस के हमें भी तबाह कर सकते हैं, उन्हें इंटरसेप्ट करके रोका। ईरान और इजराइल के युद्ध में जॉर्डन थोड़ा बहुत अभी आपको इजराइल के साथ ही दिखाई देगा। वो इसलिए है क्योंकि इजराइल सपोर्ट करता है जॉर्डन को कई मामलों में, तो इसलिए जो पॉलिटिक्स है थोड़ी बदली हुई दिख रही है। तो इस मैप में आपको क्लियर दिख रहा है ये ईरान है। इराक में तो उनका कंट्रोल है ही है कुछ हद तक। सीरिया के गवर्नमेंट जो है असद की, उसको सपोर्ट करते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह एक ग्रुप है जिसको वो बैक करते हैं। यमन में हौती ग्रुप को वो बैक करते हैं, और इन सब ने मिलकर एक तरह से अटैक खोल रखा है इजराइल के ऊपर। अब आप कहोगे
कि क्या जो हमास है वो भी एक शिया ग्रुप है, तो नहीं, हमास असल में मेजरली एक सुन्नी ग्रुप है, लेकिन क्योंकि वो लड़ाई इजराइल के खिलाफ है, यानी यहूदियों या ज्यूज़ के खिलाफ है, तो ईरान हमास को खुलेआम सपोर्ट करता है और ईरान की मिलिट्रीज जो हैं वो उनको डायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो अभी जो हमले हो रहे हैं उसकी जड़ ये थी कि ईरान ने कहा कि भाई इजराइल ने हमारे मिलिट्री कमांडर्स को मारा, सीरिया में जाके मारा, अब हम नहीं छोड़ेंगे, हम भी इनके जिस बेस से हमारे ऊपर अटैक हुआ वहाँ हमला करेंगे। तो ये हमले शुरू हो चुके हैं, लेकिन जितने भी हमले रॉकेट्स फायर किए गए उन सब को इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया, यानी पकड़ लिया कहाँ से आ रहे हैं और वहीं आसमान में नेस्तो नाबूद कर दिया। तो ये कहानी यहाँ पर अभी चल रही है। ये चीज़ें जैसे जैसे डेवलप होंगी इसके बारे में और बात करेंगे। आपके लिए लोकेशन से न्यूज़, इजराइल को हमने डिटेल में कवर किया है, सारी की सारी लोकेशन, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग हो गई, चाहे मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन सी कंट्री है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं आपको कहूँ नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट कौन सी कंट्री आती है, तो लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान। तो आपको इस तरह इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से आप इसको याद करिए ताकि आप बेहतर तरीके से वेस्ट एशिया, इस रीजन की सारी कंट्रीज़ को ढंग से याद कर पाएँ। और इस एयरबेस का नाम क्या था जहाँ से अटैक शुरू हुआ, तो नेवाटिम एयरबेस। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। अब इतनी ही बात नहीं है, इसी में थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँ, जो नाम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ पर अटैक्स हुए हैं, कौन कौन से देश इन्वॉल्व हैं। हिजबुल्लाह कहाँ पर है, तो लेबनान में है। सीरिया में क्या है भाई, तो असद की गवर्नमेंट है। इराक में मुस्लिम पॉपुलेशन तो है ही है, लेकिन वहाँ पर भी शिया पॉपुलेशन, तो वहाँ भी अटैक देखे गए। तो लगातार आप देख रहे हो यहाँ एक जंग की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पे इराक में, जहाँ ईरान का भी दबदबा है और अमेरिका और उनके एलाइज के भी कुछ कुछ बेसिस यहाँ पर बने हुए, तो वहाँ पे लगातार लड़ाई होती रहती है। ईरान गाज़ा में हमास को बैक करता है और पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद ग्रुप को बैक करता है। यमन में हौती रिबल्स को बैक करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह को बैक करता है। तो इस तरह आप देखो तो कई जगह अलग अलग ग्रुप्स को ईरान बैक करता है। उनके नाम आपको याद रखने अभी ज़रूरी है। ये नाम याद रखने के बाद आपको इजीली आसानी से जो भी कैसे क्वेश्चन आए वो याद रहेंगे। डेमेस्कस किसकी राजधानी बताइए ज़रा मुझे, सीरिया की। सीरिया पे भी अटैक इस बीच में हुआ था, तो ये आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहानी असल में ईरान की। ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, IRGC। तो एक तो इनकी नॉर्मल आर्मी है जैसे इंडियन आर्मी होती है, उसके अलावा IRGC इनका एक ऐसा ग्रुप है जो भाई कहीं पर अगर युद्ध करना पड़ गया, बाहर इस्लाम को खतरा है तो उसको बचाना, तो उसके लिए अलग से उन्होंने एक आर्मी बना रखी है। और उसी में ओवरसीज के लिए एक क्यूडिकुड फोर्स बना रखी है जिसके लीडर थे कासिम सुलेमानी, जिनकी मौत हुई थी रिसेंटली, जिसको अमेरिका ने मार कर गिरा दिया था। तो उसके बाद ये पता लगा, ईरान बहुत गुस्से में आ गया था। तो ईरान ने अपनी आर्मी अपने देश के लिए अलग बना रखी है, ओवरसीज लड़ाई के लिए अपनी अलग आर्मी बना रखी है, इस्लाम के प्रोटेक्शन के लिए अलग आर्मी बना रखी है। ये डिवीजन ही काफ़ी खतरनाक बनाता है इसराइल को दुनिया भर के मुकाबले। तो ये हमने समझा कि IRGC क्या है, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड फोर्स किसका है, तो ईरान का है। कुर्ड आर्मी किसकी है, ईरान की है। कहाँ वो किसको किसको सपोर्ट कर रहे हैं, PIJ को कौन सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह क्या है, हौती रिबल्स क्या, हमने समझा। नेवाटिम एयरबेस कहाँ है, ये हमने समझा। इजराइल कहाँ है, जॉर्डन कहाँ है, हमने ये सब कुछ समझ लिया। अब इन सब समझने के बाद आते हैं हाथियों पर। हाथियों की बात क्यों आ गई, क्योंकि बोट्सवाना ने कहा है कि जर्मनी वो 20,000 हाथी भेज देगा। ये क्या बात हुई, तो देखिए असल में बोट्सवाना एक कंट्री है जो अफ्रीका के बिल्कुल निचले यानी सदर्न रीजन में, साउथ अफ्रीका के ठीक ऊपर पाई जाती है, एक लैंड लॉक कंट्री है बोट्सवाना। विवाद ये हुआ जर्मनी ने क्या किया, अपने एलिफेंट से तो छोड़ो, आप जितने भी उनके ट्रेड हैं, इलीगल ट्रेड अगर होता है किसी हंटिंग, कोई जैसे हाथियों के दांत हो गए या कोई मांस हो गया, कुछ ऐसा जानवर हो गया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैन लगा दिया है सख्त। इसके खिलाफ बोट्सवाना ने कहा भाई हमारे पास तो यहाँ इतने हाथी पड़े हुए हैं कि हम तो जी ही नहीं पा रहे, तुम्हारे देश में 20,000 हाथी भेज देंगे। तो ये धमकी इसलिए दी गई क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा एलिफेंट्स हो चुके हैं कि ओवर पॉपुलेशन हो चुकी है बोट्सवाना में, जिससे वो परेशान है। इसलिए जर्मनी का ये जो लॉ बना उसके खिलाफ वो भड़क गए। तो कहानी इतनी सी है, लेकिन बोट्सवाना कहाँ है, क्या लैंड लॉक कंट्री है, क्या इसकी लोकेशन है, कौन सी इसकी राजधानी से, गैब्रोन इसकी राजधानी है, कहाँ पर है, जिम्बाब्वे नामीबिया के बीच में है, एक लैंड लॉक कंट्री है। तो आपको ये याद होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने कहा ये पॉइंट भी देख ही लेते हैं। तो एलिफेंट ट्रेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम के तहत जो साइट्स के अंदर आता है उसके अंदर वो देखता है कि भाई कैसा ट्रेड चल रहा है। यहाँ देखें ना तो आपको डार्क में इंडिया और बोट्सवाना ही नजर आएंगे जिनमें 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है। तो बोट्सवाना छोटी सी कंट्री है, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ऐसे हाथियों को मैनेज करने के लिए। इसलिए उन्होंने जर्मनी को धमकी दी कि भाई हम तो आपके घर हाथी भेज देंगे। तो बोट्सवाना कहाँ पर है पता लग गया। जर्मनी मुझे बताइए, आपका होमवर्क है, जर्मनी कहाँ है बताइए मुझे। यूरोप में अगर आपको इस वर्ल्ड मैप पे पूछूं तो कहाँ पर जर्मनी हो गया, इधर जर्मनी है या यहाँ जर्मनी है या कहाँ जर्मनी है। जो मैप हमने पहले डिस्कस किया वहाँ जाइए और उसको पहचानिए। अब एक पॉइंट आता है एक और, इंडिया की ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या लेक, जिसको लेकर कुछ बातें हुई, जहाँ पर एक जो एक्सक्लूसिव
जोन की बातें थी, उसको लेकर विवाद बढ़ा। जो एक इको सेंसिटिव जोन है इसके आसपास, उसको लेकर विवाद हुआ। हरियाणा की गवर्नमेंट ने कहा था कि इस लेक के 1000 मीटर तक यानी 1 किलोमीटर तक का जो इलाका है उसे हम इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना चाहिए, वो इलाका ही ऐसा होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और कहा कि भाई लगभग 2.5 किलोमीटर 2.035 किलोमीटर का जो इलाका है वो एक इको सेंसिटिव जोन बनेगा, क्योंकि ज़्यादा इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब आपसे पूछा क्या जा सकता है कि सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जगह बेस्ड है, तो असल में ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पड़ती है। तो यहाँ अगर कुछ नाम देखें तो एक है कंसाई फॉरेस्ट। कहाँ पर है कंसल फॉरेस्ट? तो ये इसी इलाके में, सुखना लेक की बात हो गई या नेपाली फॉरेस्ट की हम बात करें तो कहाँ पर है कंसल फॉरेस्ट और नेपाली फॉरेस्ट? कंसल नेपली फॉरेस्ट, मैं नेपाली बोल रहा हूँ तो मुझे इस हिसाब से याद रहता है ये। आप नेपली या कंसल फॉरेस्ट को बोल सकते हैं। कहाँ पर है? तो सुखना लेक के कैचमेंट एरिया में। सुखना लेक कहाँ पर है? पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के बीच में। ये रहा सुखना लेक, इस साइड पड़ता है। तो यहाँ बात क्या थी, 2 किलोमीटर, ये कह रहे थे कि भाई 1 किलोमीटर ही हरियाणा में इसका इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं, ये 2 किलोमीटर का होना चाहिए। अब इको सेंसिटिव जोन्स की जब हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अभी जो है वो मध्य प्रदेश में, प्रपोजल भी वहाँ है और आगे नोटिफाइड अभी सिक्किम, गुजरात वगैरह में ढेर सारे हैं। पर इको सेंसिटिव जोन बनाने से होता क्या है, इको सेंसिटिव जोन किसी भी एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। वहाँ पर आप जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, आप कंस्ट्रक्शन का काम ज़रा कर नहीं सकते, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पर कम डिक्लेयर हो इको सेंसिटिव जोन, ताकि वो अपना काम आराम से कर सकें। लेकिन प्रोटेक्शन फॉर एनवायरनमेंट इनिशिएट करता है कि वहाँ पर इको सेंसिटिव जोन हो, और ये एक अच्छा कदम है इसको और बढ़ाना। अगला आर्टिकल बात करता है सितवे पोर्ट के बारे में। सितवे पोर्ट को लेकर इंडिया ने अब अप्रूव हो गया MEA से, और जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल है ये कंपनी है, इसको ओन करती है। तो कहाँ है भाई सितवे पोर्ट? पहली बात तो ये म्यांमार में है। म्यांमार में ये पोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की जो ब्लू इकॉनमी है, जो हम भविष्य में पुश करना चाहते हैं, उसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ है सितवे पोर्ट। इंडिया ये भी सोचती है कि हमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को ज़रा कनेक्ट करना है। नॉर्मली कोलकाता एक बड़ा सिटी, आसपास है मेट्रो, तो आप जाना चाहो तो ये बड़ा सा लंबा रूट लेके आपको जाना पड़ता है। ऐजवाल जाना है या आपको कहीं और जाना है नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर हमें रूट या तो बांग्लादेश से मिल जाए या समुद्री रूट मिल जाए तो हमारे लिए मूवमेंट बहुत आसान हो जाती है। इसलिए भारत ने म्यांमार के साथ मिलकर कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट डेवलप किया था। कालादान एक रिवर का नाम है जो यहाँ बहती है, ये रहा कालादान रिवर। तो ये कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट ऐसा था कि आप कोलकाता में हुगली रिवर से चलोगे, समुद्र से होते हुए सितवे पोर्ट पे पहुंचोगे, वहाँ से कालादान रिवर के होते हुए आप सीधा बॉर्डर पहुंचोगे, जोरेंजुई बॉर्डर क्रॉसिंग, और वहाँ से फिर आप रेलवे और रोडवेज के थ्रू ऐजवाल तक पहुँच जाओगे। तो ये प्लान था जिसके तहत हम एक मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, जिसके तहत चीज़ें आसानी से इंडिया से सामान अगर आपको कोलकाता से भेजना है, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, तो आप आसानी से भेज सकते हैं इस रूट के थ्रू, बहुत कम समय में कम कीमत पे पहुंच पाएगा ये। तो इसके लिए ये हमने कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट बनाया। लेकिन ये पोर्ट जो है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि यहाँ के जो मेरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो चाहे तो सीधा आकर सितवे पोर्ट से अपना सामान बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उनको घूम के लंबा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा उनके गुड्स को, तो उनका गुड्स आसानी से कंपेटिटिव प्राइस में हर जगह पहुंच सकता है। तो इसलिए सितवे पोर्ट की डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम था, जो इंडिया का न सिर्फ हमारा जो ये एक मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट है, कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट, इसको प्रोटेक्ट करेगा, बल्कि भविष्य में हमने ये भी सोचा हुआ है कि हम म्यांमार, थाईलैंड होते हुए कंबोडिया, लाओस और साउथ ईस्ट एशिया को कम्प्लीटली कनेक्ट करेंगे। तो वहाँ भी हम कनेक्शन पॉइंट के थ्रू म्यांमार के साथ संबंध और डेवलप करें। जैसे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड अभी एक ट्राईलेटरल हाईवे बन रहा है, यानी जो इन तीनों देशों को जोड़ता है, लगभग बन भी चुका है ये। इसको हम वियतनाम तक एक्सटेंड करना चाहते हैं। उसके हिसाब से भी सितवे एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट बन के उभर सकता है, और चाइना की पकड़ यहाँ बढ़ती जा रही है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत इसके ऊपर काम करता। तो आखिरकार भारत को अब इसके राइट्स मिल गए। ये दूसरा ऐसा पोर्ट है। पहला कौन सा है? चाबहार, जो ईरान में है, और जो IPGL है वो इसको ओन करेगी, कम्प्लीटली वहाँ काम करेगी। तो भारत का इससे प्रभाव फ़ायदा क्या है? एक तो हमारी ब्लू इकॉनमी पे फोकस है कि हम जो ओशन रिलेटेड एस्पेक्ट है वहाँ पुश करना चाहते हैं। भारत को एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मिलेगी कहाँ पर? म्यांमार में। और इसके अलावा हम जो आगे अपना कनेक्ट करना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट को, हमारा नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट हो पाएगा, ट्रांजिट मिलेगा, उसके लिए एक बेहतर इकोनॉमिक एक ऑप्शन मिलेगा, प्लस कनेक्टिविटी बढ़ाने में हमें नॉर्थ ईस्ट के अलावा साउथ ईस्ट एशिया के बाकी देशों के साथ हम कनेक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी चाइना अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू अपने घात जमा के बैठा हुआ है। तो हमें compete करने के लिए भी यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी था। इसलिए इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए सितवे पोर्ट, जो अब इंडिया को मिल चुका है। अब बात आती है एक चीज़ की, जो है आयरन डोम। आयरन डोम क्या है? आयरन डोम असल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करता है ईरान से आने वाली या हमास से आने वाली मिसाइल्स को उड़ाने के लिए आसमान में इजराइल। तो ये
क्या करता है, जैसे कोई अगर उनको दिखता है ना कि भाई यहाँ से कोई मिसाइल आ रही है, तो वो उनका जो आयरन डोम सिस्टम है वो उसको इंटरसेप्ट करता है, पहचान लेता है कि भाई मिसाइल आ रही है, और बदले में अपने डिफेंस सिस्टम से एक मिसाइल छोड़ता है, छोटी सी, इसको आसमान में ही उड़ा के वहीं ध्वस्त कर देता है। ये पहली बार सी डोम का इस्तेमाल किया गया था जब इलाट, जो उनका एक इलाका है, यहाँ पर रॉकेट्स आए थे। तो ये शिप माउंटेड डिफेंस सिस्टम है, इसको आप शिप के ऊपर भी लगा सकते हो, लैंड बेस भी है। तो ये इलाट में लगाया गया था। ये एक नेवल वर्जन है, यानी आयरन डोम नॉर्मली हमें पता होता है, आयरन डोम मतलब वही इनका एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसका अगर शिप पर आप लगा दो, नेवल बेस सिस्टम बना दो, तो उसका नाम बनाता है सी डोम सिस्टम। सी डोम सिस्टम न्यूज़ में आने से खास बात यह है कि भविष्य में जैसे रेड सी में अभी हौती रिवर्स बहुत सारे रॉकेट्स फायर कर रहे थे शिप्स के ऊपर, तो वहाँ पर ऐसा कुछ यूज़ किया जा सकता है। तो सी डोम क्या है, ये एक नेवल डिफेंस सिस्टम है इजराइल का ही, जैसे कि आपका आयरन डोम होता है। आयरन डोम एक लैंड बेस्ड डिफेंस सिस्टम है, सी डोम उसका नेवल बेस्ड डिफेंस सिस्टम है। अगला आर्टिकल है रशिया से। अब यूक्रेन में एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्लांट था, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर रिएक्टर। अब इसको अटैक कंट्रोल कर लिया है रशिया ने। पहले इसके ऊपर ड्रोन अटैक हुए थे। आपको पता है यूक्रेन में ही बरसों पहले जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था चार्बोनिल। तो यहाँ पर दूसरा अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसके ऊपर अब ड्रोन अटैक्स में, जिसको देखकर यूएन ने कहा, पूरे सब ने कहा कि भाई ये तो बहुत खतरनाक है। ईरान ने जो अटैक किए, ईरान में खुद का एक न्यूक्लियर प्लांट था, उसके ऊपर इजराइल अटैक कभी नहीं कर पाया, क्योंकि उसको सब ने मना किया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के युद्ध में लगातार अटैक हो रहे हैं, और इसीलिए अब इस चीज़ के ऊपर अटैक होने के बाद IAEA ने कहा है कि ये बहुत गलत है। हमने हाल ही में पिछले हफ्ते भी देखा था IAEA के बारे में क्या करती है ये, तो सेफ्टी, सिक्योरिटी और किस तरह जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका इस्तेमाल होगा ये देखने का काम करती है। तो यूरोप में अगर ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है तो बहुत बड़ा तबाही मच सकती है। इसी को देखते हुए बोथ रशिया और यूक्रेन ने कहा कि हमने अटैक नहीं किया, लेकिन ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर जो अटैक हुआ है ये कहाँ लोकेटेड है, किस देश में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये पता लग गया होगा और ये एरिया कहाँ है ये समझ आ गई होगी। तो ऑलरेडी बहुत सारे जो चेर्नोबिल है, जहाँ पर सबसे बड़ा अटैक हुआ था, अटैक कह रहा हूँ, लीकेज हुई थी, बहुत तबाही मची थी, इससे काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद ज़पोरिज़िया में अगर कुछ ऐसा होता है तो और एक ख़तरनाक तबाही दुनिया में मच सकती है। तो चेर्नोबिल, ज़पोरिज़िया, रिवनो और क्लाइमेटनुस्की, ये सारे कहाँ पर हैं, यूक्रेन में है। तो ये नाम याद रखिए। जैसे हमसे पहले लोकेशन से पूछे गए मैरियोपोल कहाँ पर है या क्रीमिया कहाँ पर, उसी तरह आपसे ज़पोरिज़िया, क्लेमेंस्की और चेर्नोबिल के बारे में पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो अभी यूक्रेन में रन कर रहे हैं, और उनमें से इसके ज़पोरिज़िया के ऊपर तो कब्जा हो चुका है रशिया का। ठीक है, तो ये बोत्सवाना वाला न्यूज़ हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो ये बात हो गई न्यूक्लियर प्लांट की, कहाँ कहाँ क्या पर है। आई होप आप समझ चुके होंगे, और ऐसा कोई और कंटेंट आपको चाहिए डिटेल में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PWOLAS ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप ढेर सारा ऐसा कंटेंट डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाके वर्ल्ड मैप पे रिवाइज जरूर करिए, अपने एटलस को स्ट्रांग बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।